तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे अपन देखने वाले हैं थोड़ा बहुत अबाउट वेरिएबल। तो पाइथन में वेरिएबल एक्चुअली कैसे होते हैं, कैसे कहाँ से आते हैं, कैसे डायनामिक होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो पाइथन ये डायनामिकली टाइपली लैंग्वेज होने के कारण आपको यहाँ पे कभी भी वेरिएबल का जो टाइप रहता है वो डिफाइन करना नहीं पड़ता है। जैसे कि अपन सी प्लस में लिखने हैं, इंट लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपने को कुछ यहाँ पे करना नहीं होता है। यहाँ पे अपन डायरेक्टली एक वेरिएबल लिखते हैं और उसमें डायरेक्टली वैल्यू अपन दे देते हैं। लेकिन आखिर मतलब असल में इसके पीछे होता क्या है, तो अपन वो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तभी अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n=5, तो अगर मुझे इस वेरिएबल का लोकेशन अगर जानना हो, इस वेरिएबल का एड्रेस अगर जानना हो, तो एक फंक्शन है अपने पास जो अब हमें ये बताता है कि ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर हुआ है। उसके लिए मैं उसका एड्रेस प्रिंट करवाता हूँ। फंक्शन है id नाम का। id के फंक्शन में अपन सिंपली आपको वेरिएबल का नाम डालना है और आप इसको रन करवा दो। देखिए यहाँ पे ये एड्रेस प्रिंट हो गया है। आपके यहाँ पे कुछ अलग प्रिंट होगा, मेरे यहाँ पे कुछ अलग प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये एड्रेस होता है जो अपने मेमोरी में रहता है, तो वहाँ पे ये प्रिंट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मैंने फिर से n=6 कर दिया, तो इसका एड्रेस सेम होगा क्या? मतलब अभी ये जो अपना n था, an में जब 5 था तब उसका एड्रेस ये था। जब मैंने an में अगर 6 डाला तो उसका एड्रेस सेम रहेगा या नहीं रहेगा, देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो पाइथन में इसका एड्रेस सेम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया, 5 डाला 6 डाला, उसका एड्रेस सेम नहीं रहा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मान लो अपने पास n=5 है, इसके ऊपर का भूल जाओ, जो होगा वो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो n=5 है आपके पास। उसके बाद में अगर मैं एक m नाम का वेरिएबल लेता हूँ और उसमें n वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या मैंने n की वैल्यू m में डाल दी। अगर मैं m प्रिंट करवाता हूँ तो क्या होगा प्रिंट? ऑब्वियसली 5 ही प्रिंट होगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं m का एड्रेस प्रिंट करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा? देखिए यहाँ पे मैं इसको ना कमेंट में दे देता हूँ इतना। अभी देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट कराने के लिए हैश यूज़ करते हैं। जिससे ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट कराना है तो आप 3 बार कोट लगा सकते हो। जैसे कि आप एक सिंगल कोट 1, सिंगल कोट 2, सिंगल कोट 3, यहाँ पे 3 हो गए, और उसके बाद में सिंगल कोट 1, सिंगल कोट 2, सिंगल कोट 3। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइन कमेंट लगा सकते हो। एक्चुअली ये कमेंट नहीं होता है, लेकिन इसको कमेंट माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे हैश लगा दो तो भी चलता है, ये लगा दो तो भी चलता है, ठीक है। प्रिंट करवाता हूँ मैं id ऑफ m, वो क्या है अपनी वाली, ये वाला आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से id ऑफ n प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा? देखिए दोनों का एड्रेस जो है वो सेम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? दोनों वेरिएबल तो अलग अलग हैं। ये n वेरिएबल है, ये m वेरिएबल है, ठीक है। जब भी आप कुछ यूज़ करते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ, देखिए बात कैसी है। सबसे पहले तो जो n है अपना वाला, उसने ये ले लिया। अभी ये क्या हुआ, जो अपना वाला n है n, उसने ये ले लिया। उसके बाद में जो अपना वाला m ब्लॉक है, m मेमोरी स्पेस, ये अपना वाला स्टोरेज स्पेस है, ठीक है।
ओके ठीक है, तो बात कैसी थी, जैसे ही हमने n के अंदर 5 वैल्यू डाल दी, ठीक है, और n इज इक्वल टू हमने लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं लिखा अपन ने, m इज इक्वल टू अपन ने लिख दिया n लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिखा m इज इक्वल टू n। तो क्या हुआ, n की जो वैल्यू थी वो m में आ गई, तो क्या होगा, अभी m अपना खुद का मेमोरी एड्रेस बनाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा जहाँ पे n पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ, अगर मान लो n में 5 है, ठीक है, और m इसको पॉइंट करवा रहा है, तो m के पास ये उसका मेमोरी स्पेस नहीं है। अगर मान लो थोड़ी देर बाद अगर मैंने m इज इक्वल टू 6 करवा दिया, तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा m इस 5 को पॉइंट कर रहा था ना, तो इसको ये पॉइंट नहीं करेगा, और m का अंदर का जो मेमोरी ब्लॉक था, m के अंदर का जो मेमोरी ब्लॉक था, उसके अंदर m यहाँ पे वैल्यू डाल देगा, ठीक है, उसके अंदर m यहाँ पे वैल्यू डाल देगा, वो 6 डाल देगा, ठीक है, और m इसको पॉइंट तो अभी नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे n जो m है, m करूँ क्या, नहीं सॉरी, अभी यहाँ पे जो n है, अगर मैं n के अंदर m डाल देता हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू m कर देता, तो क्या होगा, तो ये जो n है ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा 6 को, ठीक है। तो अब इस 5 का क्या होगा, तो अब इस 5 का क्या होगा, देखिए पाइथन में गार्बेज कलेक्शन होता है, तो वो गार्बेज कलेक्शन का काम है इस 5 का क्या करने का है, तो इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, और n 6 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये ऐसा थोड़ा सा शॉर्ट ऐसा मैंने आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन दे दिया कि इस तरीके से कुछ होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। इसको कट करता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए वैसे अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं m के अंदर कुछ वैल्यू देता हूँ 6, और मैं फिर से m की एड्रेस को प्रिंट करवाता हूँ, देखिए m का एड्रेस हो गया, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया m का एड्रेस, क्यों हुआ, क्योंकि m के अंदर कुछ और हो गया, आ गया। अगर सेम एज मैं n के अंदर m डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं n को प्रिंट करवाता हूँ, तो क्या होगा, देखिए n और m के एड्रेस सेम आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि m में 6 था, n में m था, इसके लिए वो सेम आ गया, ठीक है। तो जो 5 था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरीके से ये गार्बेज कलेक्शन का काम होता है, ठीक है। जो सेम डाटा रहता है, पाइथन में क्या होता है, जो सेम डाटा रहता है ना, सेम टाइप का डाटा, मतलब सेम डाटा रहता है, वो एक जगह पे रख देते हैं और अलग अलग वेरिएबल उसको पॉइंट करने को दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप 10 वेरिएबल भी अगर बना देते हो ना, तो वो 10 वेरिएबल सिर्फ एक ही एड्रेस को पॉइंट करते हैं, तो इससे पाइथन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर यही काम आप अगर C++ में अगर करते हो, तो वहाँ पे इस तरीके से नहीं होता है, वहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस तैयार हो जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में अपन अभी देखते हैं थोड़ा बहुत अगर कुछ होगा अपने पास, एक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहता है। अभी देखिए पाइथन में ना क्या होता है, अगर हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करने रहते हैं, कांस्टेंट यानी कि क्या, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो रहते हैं कांस्टेंट। तो पाइथन में कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, पाइथन में कांस्टेंट्स नहीं होते हैं सॉरी। तो उसके लिए अभी अपन एक थोड़ा सा मतलब एक आइडिया यूज़ करते हैं कि जैसे कि हमें मालूम रहे कि ये एक कांस्टेंट है, जैसे कि अगर पाई की वैल्यू मालूम है आपको 3.14, वो चेंज नहीं होती है,
तो अपन उसको है ना PI ऐसा ना लिख के अपन उसको कैपिटल में लिखते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ कांस्टेंट सरी का अगर कुछ दिखाना हो तो आप इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हो कि मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहता है कि हाँ भाई ये जो मैंने कैपिटल लिखा है वो एक कांस्टेंट है और उसको हमें चेंज नहीं करवाना है। मतलब अगर आप पाई में अगर कुछ वैल्यू भी डाल देते हो तो वो तो हो जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, ठीक है, उसका कुछ आता नहीं। लेकिन एक कांस्टेंट है भाई, ऐसा इसके लिए अपन ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं टाइप कन्वर्जन। तो पाइथन में टाइप कन्वर्जन रहता है, टाइप कन्वर्जन रहता है पाइथन में। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको a अगर मैं लिखता हूँ 3 मतलब 4.8, ठीक है, a 4.8 लिख दिया। अगर मुझे b के अंदर सिर्फ 4 चाहिए, b के अंदर अगर मुझे सिर्फ 4 चाहिए, यानी कि अगर मैं b को प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आएगा, b को प्रिंट अगर करवाता हूँ तो क्या आ गया, 4.8 ही आएगा ना। आया कि नहीं कुछ? अरे यार मैं कहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं हर बार। 4.8 आ गया, ठीक है, b में क्या आ गया, 4.8 आ गया। लेकिन हमें 4.8 नहीं चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हमें टाइप कास्ट करना होता है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फंक्शन है इंटीजर नाम का int, और उसके अंदर अपन ये b डाल देंगे। तो अब क्या होगा इसका टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम एज आप इसका भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ 4 लिखा और मुझे b के अंदर 4 ना चाहते हुए मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए है, तो मैं लिखूंगा फ्लोट, ठीक है, 4.0 आ गया, फ्लोट आ गया, ठीक है। इस तरीके से इंटीजर का फ्लोट में, फ्लोट का इंटीजर में अपन कन्वर्जन कर सकते हैं। और एक चीज रहती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसा होता है, आप वो गूगल पे जाके सर्च करो, सिर्फ इतना टाइप करो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो आपको वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। k इज इक्वल टू अगर मैं 7 लेता हूँ और c इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, एक अपना फंक्शन देता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और इसके अंदर मैं a लेता हूँ, ये वाला, ये अपना वाला, ठीक है। a के अंदर क्या है, 4 है, वो आ जाएगा इधर 4। उसके बाद में मैं k प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ c को तो क्या होगा, तो इसने दिया है अभी हमको यहाँ पे एक एरर। तो ये एरर क्यों दिया है, भाई एरर? तो अपन देखेंगे इसको एरर क्यों दिया है इसने। ये तो इंट है, ये भी इंट है अपना वाला, ठीक है, इस तरीके से ये आता है। तो मैं इसको एक बार है ना फिर से ट्राई करता हूँ। ये ए को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, रन करता हूँ। देखिए मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट मोड, ओके, इसमें कुछ मोड भी रहता है क्या? ओके। देखिए सोर्स फाइल नेम, अबे यार मैंने कंपाइल क्यों लिखा, कॉम्प्लेक्स लिखना था, सॉरी भाई लोग, ये इसी गड़बड़ होती है अपने से। तो आंखें खुली रखो अपनी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर अपना आ गया 4 + 7j, ठीक है। तो j मतलब +7j यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है, जे यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन रहता है। वो आप देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो, ठीक है। वैसे मेरे को भी नहीं मालूम है इतना, मेरे को सिर्फ मालूम है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, ठीक है।
सच्ची बात है यार, क्या करूँ झूठ छुपा के, नहीं सच छुपा के। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको देखो यहाँ पे अपन ने लिया है कुछ वेरिएबल का, इसके डिस्कशन कर लिया अपन ने, और थोड़ा बहुत कांस्टेंट के इधर अपन ने डिस्कशन कर लिया है। तो ऐसा अपना वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू।